बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। सुल्तान जंगी की बेवा पार्ट 6। अपने हरकारों की तला पर सलाहुद्दीन अयूबी अमीर कुतुबुद्दीन के भरपूर इस्तकबाल के लिए 500 घुड़सवारों के साथ दमिश्क से बाहर निकला। क्योंकि अमीर कुतुबुद्दीन खानदान जंगी का मुअज़्ज़ज़ फर्द था, सलाहुद्दीन अयूबी के लिए सुल्तान जंगी की निस्बत ही सब कुछ थी। उसका ख्याल था कि खानदान जंगी के एक फर्द के साथ राजदारी की बातें ज्यादा पुरएतमाद माहौल में हो सकेंगी। अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन के साथ 40 मुसल्लह सिपाहियों का एक दस्ता था। जब सलाहुद्दीन अयूबी का उससे सामना हुआ तो वो सुल्तान के सफीर को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहते हुए घोड़े से उतर आया। अमीर कुतुबुद्दीन ने अयूबी के सलाम का जवाब गर्दन को महज थोड़ा सा खम देकर दिया और बदस्तूर घोड़े पर बैठा रहा। कुतुबुद्दीन की शिकन आलूद जबी और चेहरा किब्र और नखवत के जज्बात का आईनादार था। सलाहुद्दीन अयूबी को यह अंदाजा लगाने में देर न लगी कि मलिक सालेह का ये रिश्तेदार किस इरादे से दमिश्क आया है। वो दोबारा घोड़े पर सवार हुआ और अमीर कुतुबुद्दीन को अपने हमरा लेकर महल में पहुंचा और उसे एक आरास्ता व पैरास्ता कमरे में ठहराया। उसने खिदमतगारों को ताकीद की कि वो शाही सफीर की बेहतरीन खातिर मुदारत करें। खानदानी नखवत से सरशार अमीर कुतुबुद्दीन का ख्याल था कि सलाहुद्दीन अयूबी उसकी खिदमत में दोबारा हाजिरी देकर एक गुलाम की हैसियत से उसके सामने मिन्नत और गिरिया उजारी करेगा। लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी ने एक मर्तबा भी उधर का रुख ना किया। रात के खाने पर जब दस्तरखान चुन दिया गया तो भी दस्तरखान पर सलाहुद्दीन अयूबी मौजूद ना था। उस सूरत हाल को देखकर अमीर कुतुबुद्दीन ने तहकीर आमेज लहजे में खिदमतगारों से कहा, मेहमान नवाजी का ये कौन सा तरीका है कि मेजबान गैर हाजिर है? हालिजा, हमारे अमीर हर शख्स के साथ खाना नहीं खाते। खिदमतगार ने सलाहुद्दीन अयूबी की हिदायत के मुताबिक जवाब दिया। अमीर कुतुबुद्दीन उस जवाब पर पेचोताब खाकर रह गया। फिर उसने खिदमतगारों को इंतहाई तुंदो तेज लहजे में कहा, अपने अमीर को बताओ कि हम खाने से पहले शराब पीने के आदी हैं, लिहाजा फौरन हमारे लिए बेहतरीन शराब का एहतमाम किया जाए। मोहतरम मेहमान को मालूम होना चाहिए कि हमारे अमीर शराब को हराम समझते हैं। इस जुर्म के मुर्तकिब को कोड़े मारे जाते हैं और इस सजा के नफाज में अमीर और गरीब की बुनियाद पर कोई इम्तियाज नहीं किया जाता। खिदमतगार ने निहायत बावकार अंदाज में जवाब दिया, अपने अमीर से कहो कि हम इसी वक्त उसे मिलना चाहते हैं। अमीर कुतुबुद्दीन गुस्से से फट पड़ा। हमारे अमीर की जरूरी मसरूफियात के बायस आपसे उनकी मुलाकात 3 दिन बाद ही मुमकिन है। नाजिम मेहमान खाने ने माजरत ख्वाहाना लहजे में कहा। अमीर कुतुबुद्दीन को ऐसी सुबकी से कभी वास्ता ना पड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपने फौजी अफसरान के हमरा खाना ऐसे खाया जैसे वो भीख में दिए हुए निवाले निगल रहा हो। अगली सुबह अमीर कुतुबुद्दीन ने नाजिम मेहमान खाने को अपने कमरे में बुलवाया और कहा, हम वाली मिस्र से आज ही मुलाकात करना चाहते हैं। आलिजा, अभी एक ही दिन गुजरा है, 2 दिन अभी बाकी हैं। इस सिलसिले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। नाजिम ने अपनी बेबसी जाहिर करते हुए कहा, अपने अमीर को जाकर बता दो कि हम वापस हल्ब जा रहे हैं और इस तरह हमारी वापसी के नताइज बहुत खौफनाक होंगे। अमीर कुतुबुद्दीन ने गजबनाक लहजे में कहा, मैं आपका पैगाम अमीर मोहतरम को पहुंचा देता हूं। यह कहते हुए वो मेहमान खाने से चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आ गया और कहने लगा, अमीर मोहतरम ने फरमाया है कि अगर आप जाना चाहते हैं तो तशरीफ ले जा सकते हैं। हमारे सिपाही दमिश्क की सरहद तक बाहिफाजत आपको छोड़ आएंगे। नाजिम मेहमान खाने ने बड़े अदब से कहा। अमीर कुतुबुद्दीन को अब समझ आ गई कि मामला काफी बिगड़ चुका है। जिस तनतने का मुजाहिरा उसने इस्तकबाल में किया था वो तनतना उसके गले का तोक बन चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अयूबी से मुलाकात किए बगैर हल्ब कैसे जाए। उसने जो मंसूबाबंदी की थी वो सब धरी की धरी रह गई। इसे पढ़ और अभी इसका जवाब दो। अमीर कुतुबुद्दीन ने सलाहुद्दीन अयूबी को शाही मकतूब पकड़ाते हुए इस लहजे में मुखातिब किया कि जैसे कोई आका गुस्से में अपने गुलाम को पुकारता है। उसके चेहरे पर गुस्से और नफरत का रंग नुमाया था। सलाहुद्दीन अयूबी ने उसे तीसरे दिन अपने कमरे में बुलवाया था। खिलाफे आदत आज सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने मेहमान का खड़े होकर इस्तकबाल भी नहीं किया। मलिक सालेह के सफीर को भी अंदाजा हो गया था कि वाली मिस्र उसे मुसलसल नजरअंदाज कर रहा है, इसलिए वो भी खड़ा रहा और उसी हालत में हल्ब के उमारा के मशवरे से लिखा गया सरकारी खत सलाहुद्दीन अयूबी की तरफ बढ़ा दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने मुस्कुराते हुए वो खत अमीर कुतुबुद्दीन के हाथ से लिया
और खुद ही बाआवाज़े बुलंद पढ़ना शुरू कर दिया। नजमुद्दीन अयूब के बेटे, अगर तू अपनी खानदानी हैसियत भूल गया है तो हम तुझे याद दिलाते हैं कि तू सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का एक हकीर गुलाम था। उसी हैसियत से तुझ पर अपने आका ज़ादे की इताअत फर्ज है। बसूरत दीगर जिन तलवारों ने तुझे मिस्र का मालिक बनाया था वो तुझे मिस्र और दमिश्क से बेदखल भी कर सकती हैं। खत पढ़ने के बाद सलाहुद्दीन अयूबी खत पर सब्त मोहरों को देख रहा था कि अमीर कुतुबुद्दीन उसी तहकीर आमेज लहजे में गोया हुआ। तूने खत पढ़ लिया? इससे पहले कि मैं हल्ब का रुख करूं तू अपने घोड़े की लगामें मिस्र की तरफ मोड़ ले। सलाहुद्दीन अयूबी के होंठों पर एक मखसूस मुस्कुराहट नमूदार हुई जिसमें तंजो हिकारत के बजाय सब्र तहम्मुल और बेनियाजी की झलक नुमाया थी। और फिर उसने बड़े आराम से उस खत के 2 टुकड़े किए और फिर छोटे छोटे पुर्जे करता चला गया। हैरत की शिद्दत से अमीर कुतुबुद्दीन की आंखें फटी की फटी रह गई। उस कैफियत से जो ही वो बाहर आया सलाहुद्दीन अयूबी को बदतरीन गालियां देने लगा। वाली मिस्र ने इंतहाई सब्र जब्त का मुजाहरा करते हुए अपने खादिम को आवाज दी। दूसरे ही लम्हे दराज कामत मुसल्ला सिपाही वाली मिस्र के हुक्म का मुंतजिर खड़ा था। सलाहुद्दीन अयूबी अपनी नशीस से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर नागवारी का तासुर झलक रहा था। तुम लोगों ने मिल्लत इस्लामिया के साथ जो मुनाफिकाना रविश अपना रखी है उसकी कम अज कम सजा ये थी कि मैं तुम्हारा मुंह काला करके तुम्हें दमिश्क में फिराऊं और तुम्हारे काले करतूतों से तंग आवाम जूतों से तुम्हारी तवाज़ो करें। सिर्फ सफीर के मनसब का ये तकाजा है कि तुम्हारी तमाम तर बेहूदगी के बावजूद तुम्हें यहां से मुनासिब तरीके से रुखसत कर दूं। सलाहुद्दीन अयूबी ने कुछ देर तवक्कुफ किया और फिर इंतहाई तल्ख लहजे में गोया हुआ। अपने आला नसब उमारा को बता देना कि आइंदा ये गुलामजादा तुमसे जबान या कलम की बजाय तलवार की नोक से बात करेगा। यह कहकर सलाहुद्दीन अयूबी तेजी के साथ कमरे से निकल गया। अमीर कुतुबुद्दीन पर गोया सख्ता तारी था। तुम यहीं खड़े रहते हो या मकान के इर्द गिर्द चक्कर भी लगाते हो? आधी रात के वक्त ऐमन आकाओं के पूरे जलाल के साथ बॉडीगार्ड पर गरज रही थी। ये बॉडीगार्ड सदर दरवाजे पर पहरा दे रहा था। हमारे दमिश्क वाले मुहाफिज बहुत चाको चौबंद थे। तुमने अगर यहाँ नौकरी करनी है तो चौकस बनकर रहना पड़ेगा। आका बहुत सख्त तबीयत के मालिक हैं। ऐमन की बात सुनकर मुहाफिज ने एहतराम से सर झुका लिया। उसके बाद वो उस खेमे की तरफ चल पड़ी जिसमें दूसरे मुहाफिज सोए हुए थे। दरवाजे वाले पहरेदार ने अपने कमांडर को जगाया और बताया कि मालिका मुआयने के लिए आई है। कमांडर हड़बड़ाकर उठा और ऐमन के सामने नजरें झुकाकर खड़ा हो गया। अगले खेमे के करीब पहुंचकर वो बुलंद आवाज से कमांडर को भी हिदायत देने लगी। उबैद उसी खेमे में सोया हुआ था। आवाजें सुनकर वो भी बेदार हो गया। वो आंखें मलता हुआ खेमे से बाहर आया तो ऐमन ने उससे इस तरह बात की जैसे वो उसे अच्छी तरह जानती ना हो। तुम शायद पहले वाले मुहाफिज हो? जी मोहतरमा, उबैद ने मुअद्दब लहजे में कहा। इस आदमी को जल्दी तैयार करो। ऐमन ने उबैद की तरफ इशारा करते हुए मुहाफिजों के कमांडर को हुक्म दिया। ये मेरे साथ कसरे सल्तनत तक जाएगा। 2 घोड़े फौरन तैयार करो। अगर आका आपके मुतालिक पूछें तो मैं उन्हें क्या जवाब दूं? कमांडर ने परेशान लहजे में पूछा। मैं सैर सपाटे के लिए नहीं जा रही, ऐमन ने तहक्कुमाना लहजे में कहा। आका के ही काम से जा रही हूं। सरकारी उमूर से मुतालिक कुरेद मत करो। तुम जल्दी से घोड़े तैयार करो। कमांडर ने एक पहरेदार को घोड़े तैयार करने के लिए अस्तबल की तरफ दौड़ा दिया। चंद लम्हों में उबैद मुसल्ला होकर खेमे से निकल आया। वो समझ गया कि कोई अहम वाकया होने वाला है। ऐमन की आज की कार्रवाई को देखकर वो जान गया कि ऐमन वाकई मलिका रजी खातून की तरबियत गाह की तरबियत याफ्ता है। ऐमन उसे अस्तबल की तरफ ले गई। ऐमन के खावंद का कमांडर को हुक्म था कि वो उबैद पर नजर रखे और उसे घर के अंदर ना जाने दे। अब ऐमन ने उबैद को ही अपने साथ ले जाने के लिए मुंतखब किया था। जब वो दोनों अस्तबल की तरफ चले गए तो कमांडर दौड़कर ऐमन के खावंद को इत्तला करने चला गया ताकि तस्दीक हो जाए। मालिका होने की हैसियत से वो ऐमन को रोक भी नहीं सकता था। डरते डरते उसने आका के दरवाजे पर हाथ रखा तो वो खुल गया। कमरे में शराब की बदबू फैली हुई थी। अंदर कंदील जल रही थी जिसकी रोशनी में उसने अपने आका को इस हाल में देखा कि उसका सर और बाजू पलंग पर लटक रहे थे। एक खंजर उसके सीने में पैवस्त था। बिस्तर और कालीन पर खून ही खून था। कमांडर ने उसकी नब्ज देखी, वो मर चुका था। ऐमन ने उबैद को बताया कि उसने अपने खावंद से फौजी मंसूबा मालूम कर लिया है। उसने अपने खावंद को रोजमर्रा की तरह इतनी ज्यादा शराब पिलाई कि वो बेहोश हो गया। वो बेहोशी के आलम में उसे छोड़कर निकल सकती थी, लेकिन उसके जज्बा इंतकाम ने उसे दीवाना कर दिया और उसने उसके खंजर से उसका सीना छलनी कर दिया है। उबैद ने लड़की को तसल्ली दी और उसे घोड़े पर सवार होने के लिए कहा। वो जूं ही घोड़े पर सवार होने लगे, कमांडर की आवाज सकूते शब को चीरने लगी। घोड़े मत देना, इन्हें रोको, वो आका को कत्ल करके जा रही है।
कमांडर के हुक्म पर दोनों मुहाफिज तलवारें निकालकर बर्छियां उठाए अस्तबल से सदर दरवाजे की तरफ जाने वाले रास्ते से उनकी तरफ बढ़े। उबैद और ऐमन घोड़ों पर सवार हो चुके थे। उन्हें उसी रास्ते से गुजरना था जहां दोनों मुहाफिज और उनका कमांडर उनकी तरफ बढ़ रहे थे। अगर तुम घोड़ा नहीं दौड़ा सकती तो मेरे पीछे बैठ जाओ, उबैद ने नई सूरत हाल के पेश नजर ऐमन को कहा। मुझे घुड़सवारी आती है, ऐमन ने पूरा एतमाद लहजे में कहा। रजी खातून ने हमें शमशीर जनी और नेजाबाजी भी सिखाई थी। ठीक है, फिर तुम अपना घोड़ा मेरे घोड़े के पीछे रखो, उबैद ने तलवार नियाम से निकालते हुए कहा और घोड़े को एड़ लगा दी। उसके पीछे ऐमन ने भी घोड़ा दौड़ा दिया। रुक जाओ वरना मारे जाओगे, मुहाफिजों के कमांडर की आवाज रात के सकूत में गूंजी। चांद की चांदनी में उबैद ने देखा कि मुहाफिज उसकी तरफ नेज़े ताने हुए थे। उबैद ने पलक झपकने में उन्हें चकमा दिया और अचानक उनकी बगल में जाकर उन पर तलवार के पे दर पे वार करके उन्हें बेबस कर दिया और घोड़े सदर दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। कमाने निकालो, कमांडर फिर चिल्लाया। जरा सी देर में 2 तीर उबैद के करीब से गुजरे। उसने अपने घोड़े को दाएं बाएं घुमाना शुरू कर दिया ताकि तीर अंदाज सही निशाना ना ले सके। साथ उसने ऐमन को इशारा किया कि वो दरवाजे खोले। ऐमन को चाबी तलाश करने में देर न लगी। दरवाजा खुलते ही वो एक जकन में दरवाजे से बाहर थे। मुहाफिजों को घोड़े तैयार करने में जितना वक्त दरकार था, इस दौरानिये में वो शहर से बाहर निकल चुके थे। शहर से निकलकर ऐमन दौड़ते घोड़ों पर ही बुलंद आवाज से बताने लगी कि उसने अपने खावंद से क्या राज हासिल किया है। खतरे की हदूद से निकलकर किसी जगह पड़ाव करेंगे तो मैं तुम्हारी सारी बातें इत्मीनान से सुनूंगा, उबैद ने डांटने के अंदाज में उसे कहा। लेकिन ऐमन ने अपनी बात जारी रखी। चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही, उबैद ने करख्त लहजे में उसे कहा। फिर रुक जाओ, मैं ज्यादा देर सब्र नहीं कर सकती, ऐमन ने कहा। उबैद अभी रुकना नहीं चाहता था, जबकि ऐमन बोले जा रही थी। बिलाखिर उसने हाथ लंबा करके उबैद के घोड़े की लगामें पकड़ ली। जब वो लगाम थामने के लिए आगे को झुकी तो उबैद ने देखा कि ऐमन के पहलू में एक तीर पैवस्त है। ये देखते ही वो घोड़े से उतर पड़ा। वो हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। ये मुझे वहीं लग गया था। दौड़ते घोड़े से मैं तुम्हें इसीलिए बात बता रही थी कि मरने से पहले पहले तुम्हें राज की बात बता दूं। तुमने अपने जख्मी होने के बारे में उस वक्त ही मुझे क्यों ना बताया? अगर मैं तुम्हें अपने जख्मी होने का बता देती तो तुम उसकी फिक्र में लग जाते और तुम्हारा ताकुब करने वाले तुम्हें आ लेते। और जो राज तुम्हें मैं दे रही हूं, सलाहुद्दीन अयूबी तक उसका पहुंच जाना मेरी जिंदगी की हिफाजत से भी ज्यादा जरूरी है। और एक जासूस की जान मेरे जैसी आम लड़की की जान से कहीं ज्यादा कीमती है। उबैद ने ऐमन को घोड़े से उतारा। उसने तीर को हाथ लगाया तो उसे अंदाजा हो गया कि तीर काफी अंदर तक उतर चुका है, जिसे कोई जर्राह ही निकाल सकता है। इसे छेड़ने का कोई फायदा नहीं, बस मेरी बात गौर से सुन लो, ऐमन ने उबैद का हाथ तीर से हटाते हुए कहा। सुल्तान मलिक सालेह के मुशीर तमाम मुस्लिम रियासतों के उमरा को सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ मुत्तहिद कर रहे हैं और उन्हें यह खौफ दिला रहे हैं कि अगर आज वो अयूबी के खिलाफ मुत्तहिद ना हुए तो वो दमिश्क की तरह तमाम उमरा की जागीरों पर काबिज हो जाएगा। तराबलस का सलीबी हुक्मरान रेमंड भी उनकी मदद पर आमादा हो गया है। रेमंड अपनी फौज के जरिए मिस्र और शाम के दरमियान सुल्तान अयूबी की रसद और कुमक के रास्ते बंद कर देगा। हसन बिन सबा के पैरोकार फिदाइयों के सरबरा शेख सिनान के साथ सलाहुद्दीन अयूबी के कत्ल का सौदा तय पा गया है। सलीबियों और मुसलमानों की ये मुत्तहिदा फौज सर्दियों में तैयारी करेंगी। सर्दियों के इख्तिताम पर वो दमिश्क की तरफ पेशकदमी करेंगे। ये कहकर वो खामोश हो गई। कुछ देर के तवक्कुफ के बाद वो फिर गोया हुई। मुझे यकीन है कि हमारे बारे में किसी को भी ये शक नहीं होगा कि हम हल्ब से कोई फौजी राज लेकर जा रहे हैं, इसलिए मंसूबे में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं है। मेरे खावंद ने मुहाफिजों को खुद मेरे और तुम्हारे ताल्लुकात के बारे में चौकन्ना किया हुआ था। वो यही समझेंगे कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में घर से भागी हूं। यह कहकर उसने आंखें मूंद ली। कुछ देर बाद उसने फिर आंखें खोली और उबैद के चेहरे पर नजरें गाड़ते हुए कहा, मेरी ख्वाहिश है कि मेरी मैयत को मलिका रजी खातून के कदमों में डालकर कहना कि मलिका आलिया, तुम बेवा जरूर हुई हो और अपने बेटे के हाथों दिल बर्दाश्ता भी, लेकिन उम्मत की वो बेटियां जिन्हें तुमने ईमान और मिल्लत के दिफा का मिशन सौंपा है वो बेवफा नहीं है। बस अब मैं इत्मीनान से मर सकती हूं, उसने गनूदगी की कैफियत में कहा। मुसलमानों की हिरमा नसीबी, सलाहुद्दीन अयूबी ने उबैद की बातें सुनने के बाद कहा। मुसलमान अपनी हवसे इक्तदार में इस कदर भी अंधा हो सकता है कि वो कुफ्फार के कंधे से कंधा मिलाकर मिल्लत इस्लामिया की यकजहती को खोखला करने लगे। यह कहकर वो बेचैनी के साथ दीवाने खास में टहलने लगा। उसके अंदर का कर्ब उसके चेहरे से आया था। वो बार बार अपनी मुठियां भींच रहा था। ऐसे हुक्मरानों पर खुदा की लानत हो जो अपनी चंद रोजा ऐशो इशरत की खातिर
मुसलमानों के कातिल कुफ्फार से दोस्तियां कर रहे हैं, हुक्मरानी के नशे की तस्कीन के लिए ईमान को नीलाम कर रहे हैं। फिर वो उबैद की तरफ पलटा और उसे जवाब तलब निगाहों से पूछा, तुमने बताया कि वो सर्दियों में लड़ने का इरादा नहीं रखते, क्या ये बात दुरुस्त है? जी हजूर, मेरी मालूमात के मुताबिक हमारे खिलाफ जंग लड़ने की तैयारी के लिए उन्हें इतना वक्त तो जरूर लगेगा और उनका ख्याल है कि आप सर्दियों में उन पर हमलावर नहीं होंगे। उबैद ने जवाब दिया, वो सर्दियों में लड़ना नहीं चाहते। अय्यूबी ने अपनी तलवार पर हाथ मारते हुए कहा, मैं उनसे सर्दियों में ही लड़ूंगा, बर्फानी पहाड़ों और यखबस्ता मैदानों और दरियाओं में लड़ूंगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जज्बात से मगलूब लहजे में कहा, जोदत पाशा, अय्यूबी ने दमिश्क की फौज के कमांडर को कहा, क्या तुम्हारी फौज बारिश और बर्फबारी में लड़ने की हिम्मत और सलाहियत रखती है? जी अमीर मोहतरम, मेरी फौज हर कठिन मुहिम को कामयाबी से सर करने का जज्बा रखती है। सुल्तान मरहूम ने इसे इसी मकसद के लिए तैयार किया था। इसके जज्बे की सदाकत का सबूत यह है कि यह फौज मलिक सालेह के ऐश परस्त हाशिया नशीनों के मफादात की रूह में बहने की बजाय मलिका रजी खातून के मिशन के साथ डटकर खड़ी हो गई। लोग चाहे मुझे पागल कहें, लेकिन जब मौसम सरमा आरूज पर होगा और उन पहाड़ों का रंग सफेद होगा, मैं उनसे जंग शुरू करूंगा। अय्यूबी ने अपनी तलवार की नोक नक्शे पर घुमाते हुए कहा, क्या तुम मेरे इस फैसले को कबूल करते हो? हम अपने अमीर का हर हुक्म बचा लाएंगे, सब कमांडरों ने बैक जबान कहा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नवंबर 1174 की उसी रात से सिपाहियों की तरबियत का आगाज करवा दिया, जिसमें हर सिपाही सर्दी की शिद्दत के बावजूद कमीज निकालकर मशकें करने लगा। ठंडे पानी में तैराकी की मशकें होने लगी। मुझे जो खतरा नजर आ रहा है वो ये है कि आपकी कौम सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ लड़ने से हिचकिचाएगी और ये अहले हल्ब की सबसे बड़ी कमजोरी होगी कि वो एक मुसलमान फौज के खिलाफ कैसे लड़ें। हल्ब की फौज के कमांडरों के एक इजलास में एक सलीबी मुशीर वेंडसर बात कर रहा था। याद रखिए कि जंग से पहले कौम की नई जहन साजी की जरूरत है। सर्दियों के मौसम में सलाहुद्दीन अय्यूबी हमला नहीं कर सकता। आप उस वक्त से फायदा उठाएं और अपने मकबूजा इलाकों में सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ लोगों को इतना भड़काएं कि मौका आने पर उसकी हिमायत में कोई एक आवाज भी बुलंद ना हो सके। इस मकसद के लिए मस्जिद के मिंबर और मेहराब को भी इस्तेमाल करें। सुल्तान मलिक सालेह ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ तराबलस के सलीबी हुक्मरान रेमंड से जंगी ताउन का मुआहिदा करने के बाद खतीर जरो जवाहिर की सूरत में उजरत की अदायगी कर दी थी। मुआहिदे के मुताबिक रेमंड ने अपने चंद फौजी कमांडर मुशीर की हैसियत से हल्ब भेज दिए थे। उन मुशीरों ने आते ही हल्ब, हमा और होम्स के किलों के दिफाई इंतजामात का जायजा लिया और उन सब की अफवाज की एक मुश्तरका कमान तरतीब दी। उन मुशीरों में सलीबी महकमा सुराग रसानी का माहिर वेंडसर भी था, जो तकरीब कारी का वसी तजर्बा रखता था। वेंडसर ने हल्ब में आते ही अपने जासूसी निजाम को मजबूत करना शुरू कर दिया। वो रोजाना इस बात का जायजा लेता कि कौन कौन से मुअज़्ज़िज़ीन और उमारा ऐसे हैं जो सलाहुद्दीन अय्यूबी और मिल्लत इस्लामिया के इत्तेहाद का दर्द रखते हैं और किसी वक्त भी सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ खड़े हो सकते हैं। उन्हें गैर मुअस्सिर किया जाए। सुल्तान मलिक सालेह के दरबार में मौजूद सलाहुद्दीन अय्यूबी के जासूसों को तलाश किया जाए। इस मामले में वो काफी खुदसरी पर भी उतर आता था। सलाहुद्दीन अय्यूबी मुसलमानों का गद्दार है जिसने सुल्तान की इताअत से इनकार किया है। अय्यूबी मुर्तद है कि उसने सुल्तान की बैत को फस्ख करके सुल्तान की इहानत की है। सलाहुद्दीन फासिक है जिसने खुतबा जुमा से सुल्तान का नाम खारिज कर दिया है। खुतबे में सुल्तान का नाम ना लिया जाए तो खुतबा मुकम्मल नहीं होता और नामुकम्मल खुतबा गुनाह होता है। अय्यूबी नमक हराम है जिसने सुल्तान जंगी जैसे मोहसिन के बेटे को उसके पाए तख्त से बेदखल कर दिया है। सलाहुद्दीन अय्यूबी दीन और मिल्लत इस्लामिया के नाम को महज इक्तदार की हवस के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मस्जिदों, बाजारों, मुसाफिर खानों में हर तरफ इन्हीं जुमलों की तकरार थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ लोगों में जंगी जुनून पैदा किया जा रहा था। मलिक सालेह के पास कोई बहुत ज्यादा फौज ना थी, क्योंकि आधी फौज तो दमिश्क में ही उसका साथ छोड़कर अय्यूबी के साथ मिल गई थी। इसलिए मलिक सालेह के मफाद परस्त उमारा शहरियों को लड़ने के लिए तैयार कर रहे थे। शहरियों की फौजी तरबियत और जंगी जनून ने एक हैजानी कैफियत पैदा कर दी थी। बड़ी उम्र के मुसलमान इस बात से परेशान थे कि मुसलमान को मुसलमान के खिलाफ लड़ाने के लिए साजिशें तैयार हो रही हैं, लेकिन उनकी आवाज सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ नौजवानों के नारों और शोर गोगा में दबती जा रही थी। सलीबियों ने ऐसी आवाजों को दबाने का सरकारी तौर पर भी एहतमाम करवाना शुरू कर दिया था। कई एक मसाजिद से पुराने खतीबों और इमामों को निकाल दिया गया, क्योंकि वो मुसलमान को मुसलमान के खिलाफ भड़काने को गुनाह करार देते थे। उन्हें सलाहुद्दीन अय्यूबी के एजेंट करार देकर मुआशरे में निकू बना दिया गया।
صلاح الدین ایوبی کو حلب کی اس صورتحال نے خاصا پریشان کر دیا تھا۔ اگرچہ اس کے جاسوس ملک صالح کے دربار تک رسائی پا چکے تھے اور کئی سراغ رسا عوام میں بھی کام کر رہے تھے، لیکن صلیبیوں کی تازہ مہم اگر اسی رفتار سے جاری رہتی تو مستقبل میں ایوبی کے لیے اتحاد ملت کے لیے قدم اٹھانا مزید مشکل ہو جاتا۔ چنانچہ حلب میں صلیبی اثرات کا زور توڑنے کے لیے ایوبی کے محکمہ سراغ رسانی نے عبید کو اس کے چند ساتھیوں کے ساتھ دوبارہ حلب کی خفیہ مہم پر روانہ کر دیا۔ حلب پہنچ کر عبید اپنے ایک ساتھی کے ساتھ اس سرکاری ضیافت خانے کے خدمت گاروں میں بھرتی ہونے میں کامیاب ہو گیا جو صلیبی مشیروں کی آمد کے بعد ان کے ساتھ منعقد ہونے والی تقریبات کے لیے مخصوص تھا۔ ان تقریبات میں جہاں پیشہ ور رقاص عورتیں آتی تھی، وہیں رقاصاؤں کے روپ میں بہت سی صلیبی جاسوس خواتین بھی شامل ہوتی جو ملک صالح کے درباری امارا اور کمانڈروں کو اپنی انگلیوں پر نچاتی تھی۔ شام کا اندھیرا گہرا ہو گیا تھا، ضیافت گاہ میں بڑی چہل پہل تھی، ناؤ نوش کا دور چل رہا تھا، کھانے چنے جا رہے تھے، درباری امارا اور ان کے حواریوں کے ساتھ سراغ رسانی کے صلیبی ماہرین آہستہ آہستہ حال میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ ضیافت ریمنڈ کے ماہر سراغ رسانی ونڈسر کے اعزاز میں منعقد ہو رہی تھی۔ عبید اور اس کا ساتھی ضیافت کے اہتمام میں مصروف تھے کہ ونڈسر سے ان کی مٹ بھیڑ ہو گئی۔ اس نے عبید کو بڑے غور سے دیکھا اور پھر پوچھا، تم اس مہمان خانے میں کب سے ملازم ہو؟ کچھ عرصہ پہلے ہی ملازم ہوا ہوں، سلطان معظم کی حلب آمد کے بعد دمشق کے حالات خراب ہو گئے تو میں بھی ملازمت کی تلاش میں یہاں پہنچ گیا۔ عبید نے کہانی گھڑی، تم مجھے جانتے ہو؟ جی، آپ ہماری سرکار کے معزز مہمان ہیں جن کی خدمت گزاری پر ہمیں مامور کیا گیا ہے۔ عبید نے بڑے بھول پن سے کہا، میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں بتاؤں کہ میں تمہیں اتنا جانتا ہوں جتنا شاید تم مجھے نہیں جانتے۔ ونڈسر نے عبید کو ضیافت خانے کی عمارت کی دوسری طرف چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عبید اس کے ان الفاظ اور تیز نظروں سے ٹھٹک گیا، لیکن اس نے نئے حالات سے نمٹنے کے لیے خود کو نارمل ظاہر کیا۔ وہ اس کے ساتھ چلتا ہوا عمارت کے اس حصے میں آ گیا جہاں صلیبیوں کو ٹھہرایا گیا تھا اور چند ایک صلیبی مرد و خواتین وہاں گھوم پھر رہے تھے۔ ونڈسر اسے لے کر ایک کمرے میں داخل ہوا جس میں ایک نوجوان رقاصہ سج دھج کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ آتے جاتے یہ لڑکی اس کو بڑی توجہ سے دیکھا کرتی تھی اور اسے بھی یہ چہرہ کچھ شناسا سا لگتا تھا۔ ونڈسر نے اسے ایک نشست پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگر تم مجھے سچ سچ بتا دو کہ تمہارے علاوہ صلاح الدین ایوبی کے اور کتنے جاسوس یہاں موجود ہیں تو نہ صرف تم سزا سے بچ سکتے ہو بلکہ تمہیں ایسے کام پر لگا دوں گا کہ تم زندگی بھر عیش کرو گے۔ ونڈسر نے لڑکی کی طرف اسے متوجہ کرنے کے انداز میں کہا، میں سمجھ نہیں پایا کہ میری ڈیوٹی سے ہٹا کر آپ نے میرے ساتھ مذاق کرنا کیوں شروع کر دیا ہے۔ میرے افسر نے مجھے ڈیوٹی سے غیر حاضر پایا تو مجھے کڑی سزا دے گا۔ عبید نے بھولا بنتے ہوئے کہا۔ وہ جان گیا کہ اسے پہچان لیا گیا ہے۔ وہ اپنے بچاؤ کے طریقے سوچنے لگا۔ مجھے پتا ہے کہ تم کس کی ڈیوٹی انجام دے رہے ہو، اور اگر تم سلطان ملک صالح کے وفادار ہو تو مجھے بتاؤ تم نے صلاح الدین ایوبی سے اپنی وفاداری کب تبدیل کی ہے؟ اللہ اور رسول کے بعد سلطان کی وفاداری ہی سب پر مقدم ہے، اور اس میں صلاح الدین ایوبی بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ عبید نے پورا اعتماد لہجے میں کہا۔ ونڈسر ٹہلتا ہوا عبید کے قریب آیا اور اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، سنا ہے صلاح الدین ایوبی کے جاسوس بڑے ماہر اور گھاگ ہوتے ہیں، لیکن تم تو بالکل اناڑی دکھائی دیتے ہو۔ یہاں آ کر اپنا حلیہ ہی تبدیل کر لیا ہوتا۔ تم شاید ابھی تک مجھے پہچان نہیں پائے ہو۔ 1.5 سال پہلے بھی ہماری کہیں مٹ بھیڑ ہوئی تھی اور اس وقت میں کسی اور حلیے میں تھا۔ عبید اپنی سوچوں میں غرق کچھ بات نہ کر رہا تھا۔ اس نے یہاں سے نکل بھاگنے یا مارنے اور مرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے خاموش دیکھ کر ونڈسر پھر گویا ہوا، اگر تم میری پیشکش قبول کر لو تو جتنا معاوضہ چاہو گے ملے گا، جس شہر میں جانا چاہو گے وہاں بھیج دیا جائے گا، وہاں صلاح الدین ایوبی کے جاسوس بن کر رہو، لیکن کام ہمارے لیے کرو۔ وہاں ہمارے جاسوسوں کو جس وقت بھی کوئی خطرہ ہو تمہیں بر وقت انہیں آگاہ کرنا ہے۔ اس پیشکش کے ساتھ شرط صرف یہ ہے کہ یہاں جتنے بھی تمہارے جاسوس ہیں انہیں گرفتار کروا دو۔ یاد رکھو کہ میں تم پر اتنا بڑا احسان کر رہا ہوں جو میں نے کبھی کسی پر نہیں کیا۔ مجھے آپ کی پیشکش سے کوئی دلچسپی نہیں اور نہ ہی یہ معلوم ہے کہ یہاں کوئی جاسوس رہتا ہے، عبید نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ میری پیشکش کو ٹھکرانے کی صورت میں میں تمہارے جسم کی کیا حالت بنا دوں گا۔ میں تمہیں فوراً قتل نہیں کروں گا بلکہ تمہیں اذیتیں دے کر تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ ابھی وقت ہے، سوچ لو۔ مجھے تمہارے بارے میں شک نہیں، یقین ہے کہ تم ایوبی کے جاسوس ہو۔ اگر تمہیں یقین ہے کہ میں صلاح الدین ایوبی کا جاسوس ہوں تو تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ایوبی کے جاسوس نہ لالچ کے پھندوں میں آتے ہیں اور نہ اذیتوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں، عبید نے پورا اعتماد لہجے میں کہا۔ ونڈسر نے جب دیکھا کہ وہ اس کی پیشکش کو ٹھکرا چکا ہے اور وہ اپنے فیصلے میں اٹل دکھائی دیتا ہے
तो वो किसी मुहाफिज को बुलाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन उबैद ने तेजी से दरवाजा बंद करके उसकी जंजीर चढ़ा दी और पलक झपकते ही अपने लिबास से खंजर निकाला और अगले ही लम्हे उसका खंजर विंडसर के सीने पर था। नोक के दबाव को बढ़ाते हुए उसने विंडसर को दीवार के साथ लगा दिया और उसने लड़की को कहा, तुम जहां हो वहां से हिली तो पहले तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। ये कहते हुए उसने अपना खंजर पलक झपकते ही विंडसर की शाहरग पर रख दिया और फिर उसको दबाता ही चला गया। और फिर एक हल्का सा खर्राटा सुनाई दिया। क्या तुम सलाहुद्दीन अयूबी के जासूस हो? लड़की ने सहमे हुए लहजे में कहा। क्या तुम्हें अब भी इसमें शक है तो मैं अब दूर कर देता हूं। यह कहता हुआ वो लड़की की तरफ बढ़ा। हमारे मजहब में मर्दों का औरतों को कत्ल करना मुनासिब नहीं समझा जाता, लेकिन तुम सलीबी औरतें मुसलमानों को गुमराह करने के लिए जो सुनहरे जाल बुनती हो, उसकी कम से कम सजा यही है कि तुम्हारे नापाक वजूद से जमीन को पाक कर दिया जाए। ये कहते हुए उसने खंजर उसके सीने पर रख दिया। मैं जिस रूहानी और जहनी कर्ब से गुजर रही हूं, उसके बायस मेरे लिए जीने और मरने में कोई दिलचस्पी नहीं रही। मैं तो लोगों के दिल बहलावे के लिए एक खिलौना हूं, जिसे तुम तोड़ दोगे तो कोई बड़ा नुकसान ना होगा। यह कहकर वो रोने लगी और फिर यकायक बोली, ये ना समझना कि मैं मौत को देखकर रो रही हूं। ये मौत तो मुझे इस मौत से निजात दिला देगी जिसका मैं रात दिन सामना करती हूं। मेरी मौत तो उस वक्त वाक़ हो चुकी थी जब मुझे अगवा करके लोगों के सामने नाचने पर मजबूर किया गया था। यह कहकर वो खामोश हो गई और उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। वो इस बात से बिल्कुल खौफजदा नजर नहीं आ रही थी कि उसके सर पर कोई कातिल खड़ा हुआ है। तुम कौन हो? उबैद उसके लहजे से पसो पेश में पड़ गया था। तुम्हारी गैरत का जनाजा लड़की के लहजे में तलखी नुमाया थी। क्या तुम मुसलमान हो? कभी होती थी, अब नहीं मालूम कि मैं क्या हूं। देखो, मेरे पास अब इतना वक्त नहीं कि मैं तुम्हारी पहेलियों को बूझने बैठ जाऊं। मुझे साफ साफ बताओ कि तुम कौन हो और मुझे धोखा देने की कोशिश ना करना। मैं फलस्तीन की एक बस्ती के ऐसे घराने की फर्द हूं जिसे सलीबियों ने इस शक में कत्ल कर दिया कि यह घराना नूरुद्दीन जंगी के लिए जासूसी की खिदमत अदा करता है, और मेरी खूबसूरती और जवानी मेरी इस अजियतनाक जिंदगी का जरिया बन गई। ये कहते हुए वो निढाल निढाल से दिखाई दे रही थी। उस नई सूरत हाल ने उबैद को तजब्जुब में मुब्तला कर दिया था कि आया वो उस लड़की की बात का एतबार करे या ना करे। उधर इम्कान था कि जियाफत में विंडसर की ज्यादा देर तक गैर मौजूदगी की सूरत में उसके साथी उसे लेने के लिए यहाँ भी आ सकते हैं। बिलाखिर लड़की गोया हुई, आप यहाँ से निकल जाएं। विंडसर के सिवा तुम्हारी हकीकत से इस वक्त तक कोई आगाह नहीं था। मैं इस राज की हिफाजत करूंगी, लेकिन इस सूरत में वो कत्ल का शक तुम पर ही करेंगे। उबैद ने कहा, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मुझे खुशी होगी कि मैंने सलाहुद्दीन अयूबी के एक सिपाही की जान बचाई है, लेकिन किसी को अपनी जगह मुसीबत में मुब्तला करके खुद भाग जाना सलाहुद्दीन अयूबी के सिपाहियों का काम नहीं होता है। क्या तुम इस दलदल से निकलना चाहती हो? अगर आप मुझे काबिल एतमाद समझते हैं तो मैं इस जहन्नम से निकलने के लिए तैयार हूं। यह कहकर लड़की ने जल्दी जल्दी जेवरात और बनाव सिंगार उतारा। दीवार के साथ विंडसर का एक ओवरकोट लटक रहा था जिसमें सर को ढांपने वाला कपड़ा भी था। उसने पहन लिया और सर को ढांप लिया। मर्दाना लिबास के साथ उसने मर्दाना जूते भी पहन लिए। सरसरी नजर डालने वाला उसे नहीं पहचान सकता था कि वो कोई औरत है। बाहर सहन में लोगों की आमदोरफ्त जारी थी। बाहर निकलते हुए उन्होंने दरवाजा आहिस्तगी से बंद किया और बड़े दरवाजे की तरफ बढ़े। वहां पहरेदार चौकस खड़े थे और सुल्तान मलिक सालेह की आमद के बायस वो अंदर दाखिल होने वालों की सख्ती से पूछगछ कर रहे थे। उन्हें अंदर से बाहर जाने वालों पर तवज्जो करने की जरूरत ही महसूस न हुई। वो दोनों आसानी से बड़े दरवाजे से बाहर सड़क पर निकल गए। वो शहर की मुख्तलिफ गलियों से होते हुए बिलाखिर शहर के एक कोने पर पहुंच गए जहां फासले फासले पर कुछ घर मौजूद थे। वहां खाली जमीनों में से गुजरते हुए वो एक बड़े मकान के फाटक के सामने रुक गए। उबैद ने लड़की को वहां खड़े रहने का इशारा किया और खुद मकान की बराबर वाली साइड पर जाकर एक छोटे से दरवाजे पर बैक वक्त 2 दस्तक दी। फिर थोड़े वक्फे के बाद उसने मुसलसल 3 दस्तक दी। फिर कुछ वक्फे से 1 दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, कौन? उकाब। तो परवाज करो। नहीं, आराम चाहिए। ठीक है। उस आवाज के साथ ही अंदर से दरवाजा खुलने की खड़खड़ाहट सुनाई दी। उबैद ने दूर खड़ी लड़की को हल्का सा इशारा किया। दरवाजा खुलने पर वो दोनों एक डेवड़ी में दाखिल हुए। अंदर रोशनी थी। उबैद के साथ एक अजनबी को देखकर अहले खाना ने जवाब तलब नजरों से उबैद की तरफ देखा। जरा बैठने का मौका मिलता है तो बताता हूं, उबैद ने कहा। मैं शेख साहब को जगा दूं? दरवाजा खोलने वाले ने पूछा। हाँ, उनका जगाना जरूरी है, उबैद ने कहा। थोड़ी देर में अधेड़ उम्र का एक शख्स उस बड़े कमरे में आ गया जहां उबैद और वो लड़की बैठे हुए थे। शेख ने उन्हें खुशामदीद कहा। उबैद ने शेख को अपनी रुदात सुनाई। चूंकि अभी उनका यहाँ से निकलना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए तय पाया कि फिलहाल वो यहाँ कयाम करें, क्योंकि ये कत्ल मामूली आदमी का कत्ल नहीं था।
सलीबी जासूस कुत्ते की तरह कातिल की बू सूंघते फिरेंगे। जब हालात मामूल पर आ जाएंगे तो निकलने का इंतजाम कर लिया जाएगा। शेख का ये मकान दरअसल हल में सलाहुद्दीन अयूबी के जासूसों की पनाहगाह थी। शेख शहर की एक जामे मस्जिद में हर दिल अजीज खतीब की हैसियत से जाने जाते थे। वो सलाहुद्दीन अयूबी के एक मुखालिफ की हैसियत से जाने जाते थे। वो गाहे बगाहे सलाहुद्दीन अयूबी की मुखालफत में बातें करते रहते थे। इस वजह से हुकूमती कारिंदे उन्हें शक की नजर से नहीं देखते थे और इस तरह उन्हें खुद भी सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ सरगर्म अफराद तक रसाई हासिल हो जाती थी, जिनसे दुश्मनाने इस्लाम के अज़ाइम और साजिशों का उन्हें पता चल जाता था।